आज हमारे साथ है मधुमिता बोस जी, जो एक वोकलिस्ट हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार मधुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुबह का वक्त है और इतना अच्छा समय है, तो शो की शुरुआत, आपसे चर्चा करने की शुरुआत अगर एक भजन के साथ हो जाए तो। जी ज़रूर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचरणं नमामि नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं सादर शीश नवाता हूँ, मैं सादर शीश नवाता हूँ, श्री राम तुम्हारे चरणों में कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ, कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ, श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश नवाता हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बहुत सुंदर। ईश्वर को याद करते हुए अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सुंदर होता है, अच्छा व्यतीत होता है। लेकिन मैम, आपने बहुत छोटी सी उम्र से ही संगीत की साधना की शुरुआत कर दी थी, तालीम लेने की शुरुआत कर दी थी। तो अगर मैं आज आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कैसा रहता है, कैसा दिखता है ये सफ़र? देखिए, सभी तालीम छोटी सी उम्र में ही होती है और संगीत तो एक साधना की चीज़ है। ये एक लंबा सफ़र है। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बचपन में ही पढ़ाया जाता है ना, ये भी एक पढ़ाई है। और ऐसा लगता है कि सच्ची इसमें हमें सब कुछ कंप्लीट सब्जेक्ट है एक, जिसमें हमें संस्कार भी मिलता है, हमें तहजीब सिखाई जाती है। जो संगीत वाला जो व्यक्ति होगा, जो संगीत सीखा हुआ होगा, उसमें नम्रता भी होगी, तहजीब भी होगी और साथ में पढ़ाई तो है ही है, तो ज्ञान का भी वो भंडार उसमें होगा। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि आई थिंक आई एम द फॉर्चुनेट पर्सन, फॉर्चुनेट वन, कि मुझे इस तरह से ऐसा घर मिला जहाँ मैंने जन्म लिया, जिसमें संगीत को प्राथमिकता दी गई। जी, आपने गज़ल में भी तालीम हासिल करी। ये जॉनर आपने कैसे चुना? क्योंकि गज़ल को अगर देखा जाए, खैर किसी भी तरह का जब हम संगीत सीखते हैं तो एक कड़ी तपस्या है, लेकिन आपने ये जॉनर क्यों चुना? ये जॉनर इसलिए चुना कि ये भाषा की वजह से, उर्दू भाषा जो है ये बहुत खूबसूरत और रिच लैंग्वेज है और इसमें शायरी जो है, शायरी इतनी खूबसूरत है कि एक दो लाइनों में सारी बात कही जाती है और इतनी गहरी ये चीज़ है। इस वजह से मुझे उर्दू गज़ल में शायरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने गज़ल गाना शुरू किया और मुझे प्रभावित किया, मैं मुतासिर हुई। जो बड़े बड़े गायक हैं उनको
बहुत सुनती रही, जैसे जगजीत सिंह है, मेहदी हसन है, इस तरह के बड़े बड़े गायक, बेगम अख्तर साहिबा हैं, जिन लोगों को सुन सुन के मैं गज़ल गाने का मेरा रुझान हुआ। लेकिन मैम आपकी मदर टंग बंगाली रही है जी, और गज़ल में तो हम देखते हैं कि एक एक नुक्ता कितनी बारीकी से हमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जी। तो क्या वो चैलेंजेस थे जो आपने ये गज़ल की तालीम लेते हुए आपके रास्ते में आए? हाँ, चैलेंजेस भी थे, थोड़ा बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरी पैदाइश दिल्ली की है, तो मैं बंगाल में रही नहीं हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी तो अच्छी थी ही, और हिंदी अच्छे होने के साथ साथ जहाँ मैंने गाया या जहाँ मैंने अपनी गज़ल गानी शुरू की, मेरे गुरु का भी उसमें काफ़ी हाथ है, जिन्होंने मेरे तलफ़ुज़ सही किए, जिसमें एक एक नुक्ता सही किया, करने के बाद ही स्टेज पे गई हूँ, उससे पहले नहीं गई। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में काफ़ी सारे गज़ल गायक रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको आप देखते हैं और उनसे आप इंस्पायर होते हैं? ऐसे तो मुझे मेहदी हसन बहुत पसंद है, मुझे जगजीत सिंह बहुत पसंद है, मुझे बेगम अख्तर बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे हैं। मैम गज़लों की बात हो चली है तो क्यों ना अगर हम आपसे ही कोई एक गज़ल सुने तो? जी जी, मैं गालिब को मैं बहुत गा चुकी हूँ, मैं 32-33 साल से मिर्ज़ा गालिब को गा रही हूँ, तो सभी पहलुओं पे उन्होंने लिखा है। उनकी गायकी, उनकी जो गज़ल है उसमें राइम एंड रिदम दोनों है, और कहीं मुश्किल भी है और कहीं आसान भी है। पहले तो वो फ़ारसी में ज़्यादा थे, पर अब मैं जो गज़ल गाऊंगी वो उर्दू की है और काफ़ी आसान है और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कंपोजिशन अपनी ही सुनाती हूँ। जी जी, ये गज़ल एक ऐसी, मतलब हम सिर्फ बात ही सुनते हैं, गज़ल की बात ही करते हैं, तो आज कहीं सुने हमारे जहन में ऐसा लगने लगता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम न सुनोगे बुरा कहे कोई, न सुनोगे बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम। रोक लो गए गलत चले कोई, रोक लो गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है।
काफ़ी दर्द महसूस होता है जब हम गज़ल सुनते हैं, काफ़ी गहराई होती है गज़ल में, लेकिन हम देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों में जो गज़ल सुनने वाली ऑडियंस है वो काफ़ी कम हो गई है। क्या कुछ रीज़न समझते हैं आप इसका, और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि केवल एक इंसान के भाव ही हैं, और जब सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट करते हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन लाना चाहिए? देखिए, भाव हर चीज़ में चाहिए। कोई भी विधा आप गाते हैं, चाहे आप राग क्लासिकल गाते हैं, चाहे भजन गाएं, चाहे गज़ल गाएं, चाहे सूफी फोक, हर चीज़ में भाव तो प्रधान है ही है, शब्द भी प्रधान है और स्वर ताल भी ज़रूरी है। तो ये है कि आज के युग में अगर हम तसव्वुर करते हैं गालिब का, तो हमें जगजीत सिंह और नसीरुद्दीन शाह की याद आती है। उन्हीं के रूप में हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पॉपुलर किया था। जगजीत सिंह की गज़लें जो पॉपुलर हुई थी, गालिब की बहुत ज़्यादा, उससे पहले भी गया है, मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है, सुरैया जी ने गाया है। और आज के संदर्भ में जब आप बात कर रहे हैं, तो ये पॉपुलर और हो सकता है अगर इसके लफ्ज़ आसान हो जाए। शब्दों का बड़ा रोल है गज़ल में, तलफ़ुज़ और शब्द और पंक्चुएशन तीनों ही बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन गलत हो तो उसका मफ़हूम बदल जाता है। तो उसके साथ अगर हम आसान शब्दों के साथ अगर गाए, तो शायद वो पब्लिक तक ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा वो असरदार हो। आजकल के शायर बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे संजय जैन जी हैं, एक आज के शायर हैं, आसान शब्दों में लिखते हैं और बहुत असरदार लिखते हैं। बाकी हमारे अभी इंतकाल हुआ है डॉक्टर बशीर बदर, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कलाम आसान शब्दों में लिखे हैं। निदा फाजली, उनके भी कलाम बहुत आसान है जो बहुत मकबूल है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई भी आर्ट ख़त्म नहीं होती, और ये आर्ट तो इतनी खूबसूरत है, हमारी धरोहर है ये कभी ख़त्म हो नहीं सकती। एक दौर आता है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये दौर अगर कम हुई है तो वो कट जाएगा, निकल जाएगा, और वो फिर आगे दोबारा शुरू होगी। मैम, शब्दों की आपने बात करी है, भाषा की बात करी है, आपने तो महारत हासिल करी है, चाहे वो उर्दू हो या बंगाली हो या पंजाबी हो, लेकिन आपने डच स्पीकिंग बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को आपने रविंद्र संगीत की तालीम दी है और उनसे कई सारे गीत गवाए हैं। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर का 150 साल था, एनिवर्सरी थी, तो उसमें हर पूरे विश्व के कवि हैं, विश्व कवि नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का, तो विश्व में वो मनाया गया। तो उस समय मेरी पोस्टिंग सूरीनाम में थी, मैं वहाँ गई हुई थी डेपुटेशन में, भारतीय कल्चर का और म्यूज़िक का प्रचार प्रसार करने और सिखाने भी। तो वहाँ पर उनको हिंदी आती है, पर भाषा उनके उच्चारण सही नहीं है। तो पहले तो उनको बंगला में लिखवाया गया, इंग्लिश में लिखते हैं वो, तब जाके वो पढ़ पाते हैं। और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उनको एक एक शब्द बिठाना पड़ता है, बिठाया गया, उसके बाद हम धुन पे आए, कॉम्पोजिशन पे। तो रविंद्र संगीत में ज़्यादा मीड़ का प्रयोग होता है, तो मीड़, क्योंकि अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, फ़र्क है, तो मुश्किल तो बहुत पड़ा। पर उन्होंने 10 गाने एक परफॉर्मेंस में 10 के 10 गाए, और एक जनानी बहुत, मतलब 15-20 स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाया, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो आज भी याद है हमें। ये कितना समय लगा उनको 10 गीत सिखाने में? उनको, मुझे तो 6 महीने तो लगी। 6 महीने। मगर डच स्पीकिंग, जिसको बिल्कुल ये भाषा ही नहीं आती है, उन्होंने ये भाषा सीखी, और ना केवल भाषा सीखी मगर उसमें गीत भी गाना सीखा। भाषा तो नहीं सीखा, भाषा सीखना मुश्किल है। कुछ मेन शब्दों के अर्थ बता दिए जाते थे, जो वो पिकअप कर लेते थे। पर उनको सबसे पहले ध्यान दिया गया शब्दों पे और उच्चारण पे। धुन तो पिकअप कर लेते हैं, धुन तो 2 बार कहो तो बच्चे तो बहुत जल्दी ग्रास्पिंग पावर होती है। पर क्या है कि शब्दों के साथ उसका सही बिठाना और सही उच्चारण के साथ, उसमें बड़ी मेहनत लगती है, जो हमने किया, और उन्होंने 6 महीने में बहुत अच्छा पिकअप किया। तो मैम, इस गीत के क्या 2 लाइन हम अभी सुन सकते हैं? रविंद्र संगीत के? जी मैं सुनाती हूँ। मतलब कितनी ये अद्भुत बात है ना कि डच स्पीकिंग बच्चे और जो हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो बंगाली भाषा में। कृषिका, अगर आपको भी मौका दिया जाए तो आप भी जरूर सीख लेंगी। इसीलिए मैं आज अभी सुनने जा रही हूँ। जी।
একটুকু কথা শুনি, তাই দিয়ে মনে মনে রুচি মম ফাল গুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাপায় মিশা, কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাপায় মিশা, তাই সুরে সুরে রঙে রসে যাবনি, রুচি মম ফাল্গুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। क्या बात है। गज़ल, रविंद्र संगीत, नज़रुल गीती, ये भी आप गाती हैं, मगर इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जब आप परफॉर्म करती हैं या जब आपने इनकी तालीम ली होगी? तो बेस तो संगीत का सेम ही होता है, तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? और नज़रुल गीती ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एक नई चीज़ होगी, इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। देखिए, बंगाली जो ऑडियंस है उनके लिए नई चीज़ नहीं है। काजी नज़रुल इस्लाम भी उतने ही पॉपुलर रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद उन्हीं का नाम आता है, और हमारे बंगाल के ही वो बहुत बड़े कवि रहे, और उनकी जो कॉम्पोजिशंस है वो ज़्यादातर राग प्रधान है, रागों पर आधारित है, रागों पर बेस्ड है, क्लासिकल बेस्ड है, और लिखा हुआ है बस आध्यात्मिक उसका ज़्यादा बेस है, उसमें अध्यात्म पे काफ़ी लिखा गया है, और वो भी बहुत रिच है और बहुत पॉपुलर है। बहुत तैयार गला ही वो गा सकता है, जिसने कभी कुछ नहीं सीखा, और सिंपल गाना तो वो गा लेगा, पर नज़रुल गीती नहीं गा सकता। नज़रुल गीती गाने के लिए क्लासिकल बेस होना ज़रूरी है। ओके, और आपका तो क्लासिकल बेस रहा है। अगर जी, आप जी। फिर मैं पीछे जाना चाहूँगी, आपके तालीम के दिनों में आपने इंदौर घराने से तालीम ली है, तो उसके बारे में भी बताएं कि किस तरह भिन्न है बाकी सारे घरानों में से। देखिए, सभी घरानों में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, खासियत है। इस इंदौर घराने में पंडित अमरनाथ जी हमारे गुरु रहे, वो उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द थे। ओके। तो उनसे मुझे सीखने का थोड़ा मौका मिला, पर सभी घरानों में कहीं भाव प्रधान होता है, कहीं लयकारी होती है किसी घराने में, किसी घराने में ताननी बहुत खूबसूरत ढंग से गाई जाती है, तानों का है प्रकार कई प्रकार से। तो इंदौर घराने में भी हमने हर चीज़ अच्छी देखी, तो इसलिए हमने इंदौर घराने की गाना सीखना तालीम शुरू की, और उसके बाद हम बेस जब बन गया तो उसके बाद हमने दूसरा गाने में कदम रखा, दूसरी शैली में कदम रखी। जी, तो जब आप परफॉर्म करती हैं तो आपको शब्दों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, नुक्ता सही लगे, इन सब के साथ सुर और ताल भी बैलेंस करना पड़ता है। जी जी, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर पाती हैं? हर चीज़ साधना पे डिपेंड कर, अगर आप साधना करेंगे तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। शब्द है, फिर शब्दों का प्लेसमेंट है, पंक्चुएशन है, फिर उसके बाद स्वर की साधना है, फिर साथ में रिदम है, सब कुछ का मिला के संगीत है। जी जी। और जब ये महफिल सजती है तो कलाकार अक्सर तालियां चाहते ही हैं कि तालियां बजे, लेकिन जब गज़ल की कोई महफिल सजी और ऐसी गज़ल गाई हो जिसमें दर्द भरा हो, तो आप के लिए एप्रिसिएशन क्या होता है, तालियां या पिन ड्रॉप साइलेंस? मेरे हिसाब से दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों ही। पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो अच्छा लगता है कि कोई ध्यान से सुन रहा है, और तालियों का मतलब है ज़्यादातर तालियां शेर पर होते हैं, अच्छा शेर हो तो और लोगों की समझ में आए तो तालियां बजती है। गायकी पर भी बजती है, पर पहले शेर पे बजती है। बिल्कुल। और मैम आपने पंजाबी फोक भी आप बहुत पसंद करती हैं गाना, वो भी अगर हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कुछ लाइनें हमें गा के सुनाएं। जी।
शादी से पहले शादी में गाया जाता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि राग भीम पलासी पर आधारित है। तो पॉपुलर भी है, आप सुनिए। आया लाड़ी नी तेरा सिरिया वाला बनवाया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला बनवाया। माप याद कर छड़ के जाना, माप याद कर छड़ के जाना, जाके पिया देश बसाना, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला बन आया। एक आपने कहा फोक, तो मैं थोड़ा सा 2 लाइन सुना देती हूँ, बहुत पॉपुलर फोक है। सुए विचीरे वालिया में केनिया, सुए विचीरे वालिया में केनिया, कर छतरी दी छामे छामे बनिया, कर छतरी दी छामे छामे बनिया, सुए विचीरे वालिया में केनिया। क्या बात है। बंगाल से लेके पंजाब पूरे भारत भ्रमण करा दिया मधुमिता जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी सुबह को इतना शानदार बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।